हेलो स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, हम लोग सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म तक कंप्लीट A to Z 0 to एडवांस लेवल तक कंप्लीट पढ़ लिया था। ठीक है, हमारा जो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में हम लोग समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसे कई बार जेईई मेंस, नीट या इवन एडवांस में अच्छा क्वेश्चन यहाँ से सेट करता है वेपर प्रेशर के बेस्ड पे। तो वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट को बड़ा अच्छे से समझेंगे। बहुत लोगों को लगता है अगर मैं पूछूं व्हाट इज वेपर प्रेशर तो बहुत लोग कैजुअली बोलेंगे द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इज नोन एज वेपर प्रेशर। अगर ऐसा कोई बोल रहे हैं या ऐसा कोई सोच रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। ऐसा डेफिनेशन नहीं होता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम कंडीशन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है। उस कंडीशन पे जो प्रेशर अप्लाई करता है उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो उसको हम डिटेल में थोड़ा समझेंगे वेपर प्रेशर के बारे में कि वेपर प्रेशर होता क्या है, किस कंडीशन पे वेपर प्रेशर अप्लाई होता है, वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं प्योर सॉल्वेंट को, वेपर प्रेशर सॉलिड लिक्विड गैस किसके लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड नहीं करता है, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सब सारा पॉइंट हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वेपर प्रेशर समझने से पहले हम लोग समझते हैं इवापोरेशन, क्योंकि वेपर प्रेशर से एक टर्म अगर इवापोरेशन और कंडेंसेशन अगर हम समझ गए तो वेपर प्रेशर को समझना बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो देखो, इवापोरेशन को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक टॉपिक लिखेंगे, टर्म लिखेंगे इवापोरेशन। इवापोरेशन आप लोग पढ़ते हुए आए हो। इवापोरेशन सिंपल तरीके से अगर हम डिफाइन करें इवापोरेशन को तो बड़ा सिंपल तरीके से हम लोग डिफाइन क्या कर सकते हैं कि द प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज इवापोरेशन। सिंपल तरीके से जो हम लोग प्राइमरी क्लास में पढ़ते हुए हैं, थोड़ा सा और डिटेल में इसके इवापोरेशन को समझते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक बोतल है, सपोज एक बोतल है, एक बोतल को मैंने ओपन कर दिया, उसमें पानी भरा हुआ है और वो ओपन है। ठीक है, अब उसको मैं थोड़ी देर के बाद मतलब कि 10 घंटे के बाद उसमें मतलब मान लो कि बोतल है, रुको मैं बोतल लेके आता हूँ, किस बंदा आता हूँ उसको, जैसे कि समझाने के लिए जाता हूँ। अब जैसे मान लो कि आपके सामने मैं ले आया हूँ बोतल, इस बोतल का मैंने ढक्कन खोल दिया, ये बोतल का मैंने ढक्कन खोल दिया, इसमें आपको दिख रहा है इतना पानी भरा हुआ है। अब इतना पानी भरा हुआ है, अब ध्यान से देखो, इस प्रैक्टिकली अगर हम समझेंगे तो इसको बड़ा समझ में आएगा। ये बोतल, एक बोतल का मैंने ढक्कन खोल दिया, इस बोतल का मैंने ढक्कन खोल दिया। अब ये बोतल में इतना पानी है, अब इसको मैंने 10 घंटे तक छोड़ दिया। अब यहाँ पे जो भी आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, मान लो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 31-32 डिग्री सेल्सियस है, मान लो कि इतना ही आसपास है। हम लोग को पता है कि मोबाइल में दिखा रहा है 31-32 डिग्री आपका सेल्सियस टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अगर मैं इसको खुले में रख दूं और फिर मैं पूछूं 10 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद अभी मैं वेट ले लेता हूं, इसका वेट मान लो, अगर सपोज मान लो x kg आता है, x kg, मैं इसी को अगर मैं 10 घंटे के लिए छोड़ देता हूं और मैं पूछूं वेट ऑफ दिस बोतल, ठीक है, इंक्लूडिंग विथ वाटर, क्या वो उसका वेट x kg होगा? ऐसा आंसर होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेट इसका 10 घंटे पहले जो था, 10 घंटे के बाद वेट सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्या रीजन है? और मैं पूछूं लेवल, अगर मैं लेवल थोड़ा सा टिक कर दूं कि वाटर का लेवल देखो यहाँ पे अभी है ना, 10 घंटे के बाद भी क्या लेवल इतना ही होगा? क्या लेवल आपका इतना होगा पानी का? नहीं, लेवल कुछ ना कुछ इस लेवल से थोड़ा ना थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के, ठीक है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कारण इसमें क्या होगा, इवापोरेशन प्रोसेस होगा। इवापोरेशन प्रोसेस होगा क्या हुआ, वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में जाके उड़ जाएगा, मतलब इसका लेवल भी धीरे धीरे क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वाटर का लेवल चेंज हो रहा है, मतलब वाटर कम हो रहा है। मतलब 10 घंटे पहले जो वेट लिए थे, 10 घंटे के बाद वेट क्या सेम रहेगा? नहीं, बिल्कुल अलग हो जाएगा, वेट थोड़ा उससे कम हो जाएगा। मतलब 10 घंटे के बाद वाला जो वेट होगा वो 10 घंटे पहले वाला वेट से कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि कुछ वाटर आपका इवापोरेट हो गया। अब मैं अगर आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दूं, अगर मैं इस बोतल का ढक्कन को लगा दिया, अब मान लो कि मैं इस बोतल के ढक्कन को लगा दिया
और मैं आपसे पूछा कि इसका मैंने वेट ले लिया, वेट मान लो कि मेरा x kg है, सपोज मैंने वेट ले लिया x kg है, और मैंने इसके लेवल ऑफ वाटर में मार्क कर दिया, मान लो इसका लेवल ऑफ वाटर यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मार्क कर दिया। इस लेवल ऑफ वाटर को अगर मैंने मार्क कर दिया और इसका वेट ले लिया x kg, और मैंने आपसे पूछा 10 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद बताओ इस क्लोज बोतल, ये ढक्कन लगा हुआ तो क्लोज बोतल है, क्या इस 10 घंटे के बाद इस वेट ऑफ दिस बोतल क्या वो सेम रहेगा या बढ़ जाएगा घट जाएगा? तो हम लोग बोलेंगे सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि यहां से इस बोतल के अंदर से कोई भी पानी बाहर नहीं जा रहा है। क्या इसमें लेवल ऑफ वाटर घटेगा या बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा? तो बहुत लोगों लगेगा कि इवापोरेशन नहीं हो रहा, इवापोरेशन यहां भी हो रहा है, बंद बोतल में भी इवापोरेशन होता है। 10 घंटे बाद छोड़ा, इसका जो वैकेंट स्पेस है, उस वैकेंट स्पेस में आपका क्या आ जाएगा? वेपर आ जाएगा, ड्रॉपलेट्स बन जाएगा। आप कभी देखना, अभी आप बोतल छोड़ के रखना और 10 घंटे के बाद देखना इसके वैकेंट स्पेस में आपका वेपर जम जाएगा। वेपर, इसमें क्या जम जाएगा? वेपर जम जाएगा। मतलब कि बंद बोतल में, क्लोज बोतल में भी इवापोरेशन होता है और ओपन बोतल में भी इवापोरेशन होता है। बट बंद बोतल में इवापोरेट तो होता है, बट वाटर वेपर कभी भी एटमॉस्फेयर में उड़ता नहीं है। ओपन बोतल में उड़ जाता है, जिसके कारण से लेवल चेंज होता है, साथ साथ इसका वेट भी कम हो जाता है। बट क्लोज कंटेनर में इवापोरेशन तो होता है, लेवल कम हो जाता है, बट वेट सेम टू सेम रहता है, क्योंकि वेपर जो बना हुआ है वो वेपर बोतल के अंदर अभी भी प्रेजेंट है। समझ में? इतना ही मेरे को समझाना था, जो आपको समझ में आ गया। अब हमको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि मान लो कि ये मेरा कंटेनर है, सपोज दिस इज माय कंटेनर, ये मेरा कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने पानी भर दिया, ओपन कंटेनर है, इसमें मैंने पानी भर दिया, वाटर, ठीक है, इसमें मैंने पानी भर दिया, ये मेरा क्या है? वाटर है। तो थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं जो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा और डायग्राम बड़ा बनाते हैं जो आपको क्लियर दिखे, तो आप लोगों को दिखेगा नहीं फिर। इसमें मैंने पानी भर दिया, ये ओपन आपका ओपन कंटेनर है, इसमें मैंने पानी भर दिया। अच्छे से समझेंगे आप लोग, आराम से समझाएंगे आपको। ठीक है, इसमें मैंने पानी भर दिया, ये मेरा वाटर है। अब इस वाटर में देखो, इस वाटर में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आपका दो जगह पे प्रेजेंट है, एक बल्क में प्रेजेंट है, एक सरफेस में प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे इसको मान लेते हैं, ये मेरा क्या है? बल्क मॉलिक्यूल, ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये मेरा क्या है? बल्क मॉलिक्यूल है। दिस इज बल्क मॉलिक्यूल, बल्क के अंदर है, इस वाटर के बल्क के अंदर प्रेजेंट है, ये बल्क मॉलिक्यूल है, बल्क वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, टेम्परेचर हम लिख देते हैं कि टेम्परेचर, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। ये जो प्रोसेस हम करा रहे हैं, ये आपका जो प्रोसेस है, ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। रूम टेम्परेचर मान लो आसपास 26 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। तो बल्क मॉलिक्यूल जो है, बल्क मॉलिक्यूल के सराउंडिंग जो मॉलिक्यूल है वो इसको आपस में खींच रहा है। कोई एक मॉलिक्यूल इसको इधर खींच रहा है, तो उसके राइट साइड में जो मॉलिक्यूल है वो भी उसी फोर्स से खींच रहा है। जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल है उसको किसी फोर्स से खींच रहा है, तो नीचे वाला भी मॉलिक्यूल आपका सेम फोर्स से खींच रहा है। जो आपके इस एंगल में जो मॉलिक्यूल है, जिस फोर्स से खींच रहा है, सेम आपका उसी फोर्स से इस साइड वाला, इस एंगल वाला मॉलिक्यूल खींच रहा है। अगर कोई मॉलिक्यूल इस साइड से खींच रहा है, तो एक और मॉलिक्यूल आपका इस साइड से खींच रहा है। तो आप देख रहे हो कि बल्क वाले मॉलिक्यूल को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सराउंडिंग मॉलिक्यूल खींच रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो खींच रहा है, राइट लेफ्ट से खींच रहा है, अप और डाउन से खींच रहा है, इस एंगल को इस एंगल से खींच रहा है, इस एंगल को इस एंगल से खींच रहा है, वो क्या हो रहा है? म्यूचुअली बैलेंस्ड हो रहा है। मतलब कि इस बल्क मॉलिक्यूल में नेट फोर्स कितना लग रहा है? बल्क मॉलिक्यूल में नेट फोर्स आपका क्या लग रहा है? बल्क मॉलिक्यूल में नेट फोर्स
जीरो लग रहा है, बट वो म्यूचुअली क्या है, बैलेंस्ड है। म्यूचुअली क्या है, बैलेंस्ड है। ये बल्क मॉलिक्यूल क्या है आपका, म्यूचुअली बैलेंस्ड है। इसको बोल सकते हैं बल्क मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं वो बैलेंस्ड मॉलिक्यूल होते हैं। वो क्या होते हैं, बैलेंस्ड मॉलिक्यूल होते हैं। या हम लोग बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं। वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं। और स्टेबल मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। ये क्या है आपका, स्टेबल मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि बल्क मॉलिक्यूल में जितने भी सराउंडिंग मॉलिक्यूल है वो सराउंडिंग मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के फोर्स को क्या कर दे रहा है, नेग्लेक्ट कर दे रहा है, जिसके कारण से ये आपका बल्क मॉलिक्यूल, जितने भी बल्क मॉलिक्यूल है इस वाटर में, वो सारा बल्क मॉलिक्यूल आपका नेट फोर्स जीरो होने के कारण बैलेंस्ड है। वो फ्रीली कहीं भी ये मूव कर सकता है, फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता है क्योंकि ये बैलेंस्ड है। बट एक और केस है कि इसमें एक आपका यहां भी मॉलिक्यूल है वाटर का, सरफेस पे भी देख लो, सरफेस पे भी है, सरफेस पे भी है, इसके आपके सरफेस पे भी दिख रहा है। मतलब कि वाटर अगर आप किसी कंटेनर में रखे हो तो वाटर में आपका एक दो जगह पे आपका मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक बल्क में रहता है, एक सरफेस में रहता है। ये आपका सरफेस मॉलिक्यूल, दिस इज सरफेस मॉलिक्यूल। अब सरफेस मॉलिक्यूल का जो एनर्जी होता है, सरफेस मॉलिक्यूल का जो एनर्जी होता है बल्क मॉलिक्यूल के एनर्जी के कंपेयर से ज्यादा होता है। सरफेस मॉलिक्यूल, द एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ बल्क मॉलिक्यूल। बल्क मॉलिक्यूल का जो एनर्जी होता है वो कम होता है सरफेस मॉलिक्यूल की एनर्जी से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सरफेस मॉलिक्यूल पे, सरफेस पे वही मॉलिक्यूल आएगा जिसका काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, एबव होगा। एबव एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाला ही आपका कौन आएगा, सरफेस मॉलिक्यूल पे आएगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी से जो एबव होगा वो मॉलिक्यूल आपका सरफेस पे आएगा। मतलब कि सरफेस वाला जो मॉलिक्यूल है, सरफेस पे वही मॉलिक्यूल आएगा जिसका एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से अबव है। मतलब कि जितने भी बल्क मॉलिक्यूल में उसको लात उत मार के, हाथ उत मार के आपका सरफेस पे पहुंच जाएगा, क्योंकि इसका एनर्जी सबसे ज्यादा है। और जिसका सबसे ज्यादा एनर्जी था वो कहां पे बैठेगा, सरफेस पे बैठेगा। और क्यों सरफेस पे बैठा है, और इसमें फोर्स लगाने वाला कौन है, फोर्स लगाने वाला नीचे वाला मॉलिक्यूल है। मतलब नेट फोर्स अगर बोला जाए तो नेट फोर्स का डाउनवर्ड ही लगेगा, नेट फोर्स तो डाउनवर्ड ही लगेगा, क्योंकि सरफेस पे तो ऊपर से तो इसको बैलेंस नहीं करेगा। मतलब इसका नेट फोर्स अगर हम बात करें सरफेस मॉलिक्यूल का, सरफेस मॉलिक्यूल्स का जो नेट फोर्स जो इस पे लगा रहा है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। वो इक्वल टू जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो है। क्यों, क्योंकि जितना भी इसका नेट फोर्स है सरफेस मॉलिक्यूल वो किधर लग रहा है, वो डाउनवर्ड लग रहा है। इसका जो जितना भी फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स किधर लग रहा है, नेट फोर्स आपका डाउनवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, जिसके कारण से ये क्या है, अनस्टेबल है। जिसके कारण से इसको क्या बोल सकते हैं कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। सरफेस मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि इसका नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब कि आपका यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है आपका क्या है, डाउनवर्ड लग रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा भी इसको एनर्जी मिल जाएगा तो इस एनर्जी को ब्रेक करके, इस एनर्जी को ब्रेक कर, पहले से इसका काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा उछल रहा है, बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी है, ये स्टेबल होना चाहेगा। तो इस दो जो डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है सरफेस मॉलिक्यूल पे, इसके बॉन्ड को ब्रेक करके, अब ये बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा, थोड़ा सा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो हेल्प करेगा, उसको ब्रेक करके ये आपका इस सरफेस को छोड़ के ये मॉलिक्यूल वेपर मॉलिक्यूल बन के आपका एटमॉस्फेयर पे उड़ जाएगा। आ रहा है समझ में, आपका कहां उड़ जाएगा, वेपर पे, ध्यान रखिए, वेपर बन के ये सरफेस को छोड़ के, सरफेस को छोड़ के ये कहां चला जाएगा, सरफेस को छोड़ के आपका एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इवापोरेशन। जैसे ही ये सरफेस को छोड़ेगा तो इससे कम वाला जो एनर्जी है, अबव काइनेटिक एनर्जी, वो इस सरफेस पे आ जाएगा। फिर से वही फिनोमिना होगा, फिर से उसको जो इस सरफेस को छोड़ के बाहर जाएगा, फिर से वहां पे तीसरा आपका मॉलिक्यूल आ जाएगा सरफेस पे, फिर से वही प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहेगा टिल द सारा का सारा वाटर ड्रॉपलेट्स की, जब तक कि आपका टिल आपका वाटर से वाटर वेपर ना बन जाए। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इवापोरेशन। तो अगर कोई पूछे कि आपका इवापोरेशन कैसा प्रोसेस है, सरफेस फिनोमिना है या बल्क फिनोमिना है या कैसा फिनोमिना है, तो हम लोग बोलेंगे सरफेस फिनोमिना है। इवापोरेशन कहां से होता है, बल्क से होता है क्या इवापोरेशन, नहीं, सरफेस से होता है। कहां से होता है, सरफेस से होता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे इवापोरेशन को,
और ये जो इवापोरेशन है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होता है या आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ता है या हथौड़ा हथौड़ा चलाना पड़ता है? ये अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आप एक कटोरा पानी ला के आप छोड़ दो, ये अपने आप हो जाएगा, कहीं भी छोड़ दो, है चाहे रूम में छोड़ो या रूम के बाहर छोड़ो, छत पे छोड़ो, ये अपने आप इवापोरेट होता है। इसलिए हम लोग बोलेंगे इट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इवापोरेशन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इवापोरेशन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, या बोल सकते हैं इवापोरेशन इज ए स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या बोलेंगे? या लिक्विड मॉलिक्यूल। इवापोरेशन इज ए स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एट द सरफेस। ठीक है, एट द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस टू द into the वेपर मॉलिक्यूल इज नोन एज इवापोरेशन। इवापोरेशन कैसा है? एक सरफेस फिनोमिना, एक सरफेस प्रोसेस है। और कैसा है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आ रहा है समझ में? तो पहले इतना कॉपी करो, फिर समझाएंगे आपको। अभी इवापोरेशन ही चल रहा है। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो बल्क वाला जो मॉलिक्यूल है जिसका नेट फोर्स 0 होता है, वो बैलेंस मॉलिक्यूल है, स्टेबल मॉलिक्यूल, कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है। ये सरफेस टेंशन में भी पढ़ेंगे आप। और जो सरफेस मॉलिक्यूल है उसका नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 है, नेट फोर्स डाउनवर्ड लगता है, इसलिए अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। और इसका नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा है कि थोड़ा सा इसको एनर्जी मिले तो ये डाउनवर्ड फोर्स जो लगा रहा है इसको ब्रेक करके सरफेस मॉलिक्यूल को छोड़ के ये वेपर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। धीरे धीरे इसका लेवल कम हो जाएगा और वेट भी कम हो जाएगा। आया समझ में? तो इसका वेट भी कम होगा, धीरे धीरे लेवल भी कम होगा, ध्यान रखिएगा। तो डिफाइन कैसे करेंगे इवापोरेशन को? इवापोरेशन को डिफाइन करेंगे, इवापोरेशन या लिखेंगे इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, या बोल सकते हैं इट इज ए स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल, ये लिक्विड जो है ये हम लोग बोल सकते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल, वाटर जनरली यूज करेंगे। इट इज ए स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल फ्रॉम the surface into vapor molecule is known as evaporation। ये मेरा evaporation का डेफिनेशन हो गया। इट इज अ स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस इनटू द वेपर मॉलिक्यूल। कन्वर्जन होता है लिक्विड मॉलिक्यूल कहां से? फ्रॉम द सरफेस से। इसको हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन कैसा है? एक सरफेस फिनोमिना है। ये कैसा है? सरफेस फिनोमिना है। अब चाहो तो इसको मिटा देते हैं। ये मेरा कैसा है? एक सरफेस फिनोमिना है। कोई पूछ भी सकता है कि इवापोरेशन कैसा फिनोमिना है? तो एक सरफेस फिनोमिना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? सरफेस फिनोमिना है। क्लियर है? तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आगे बढ़े। अगर मान लो यहाँ पे क्या कंडीशन आ रहा है, यहाँ पे आप और एक बात लिखेंगे कि क्या क्या कंडीशन है, कौन कौन सा फैक्टर्स इवापोरेशन को इफेक्ट करेगा। विच फैक्टर्स यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। कौन कौन सा फैक्टर आपका इवापोरेशन को अफेक्ट करेगा? कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर सकता है बताओ? पहला फैक्टर तो आपका टेम्परेचर ही है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवापोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, रेट की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ इवापोरेशन कौन कौन इफेक्ट करेगा? रेट ऑफ इवापोरेशन, तो लिखेंगे रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवापोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। गर्मी में कपड़ा जल्दी सूख जाता है ठंडे के कंपेयर में, क्योंकि ठंडी में टेम्परेचर जो होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम होता है और गर्मी में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज्यादा होता है। सेकेंड है आपका सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ इवापोरेशन। रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन होगा। अगर आप एक कटोरे में पानी रखो, एक भगोने में रखो और एक आप बहुत बड़ा टब में रखो, तो टब वाला जो पानी है वो जल्दी से आपका क्या होगा? इवापोरेट होगा। थर्ड हो जाएगा नेचर ऑफ लिक्विड पे। नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड का क्या मतलब है? नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब होता है कि लिक्विड के अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
तो रेट ऑफ इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, बिटवीन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कम है तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा। फोर्थ एक और लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द लिक्विड सरफेस, फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द लिक्विड सरफेस, ठीक है, फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द लिक्विड सरफेस, ओवर द लिक्विड सरफेस, सुनेंगे आप लोग और शायद दिख नहीं रहा होगा तो कोई बात नहीं है। फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवापोरेशन। जितना ज्यादा आपका ड्राई एयर फ्लो कराओगे इस लिक्विड सरफेस के ऊपर से, जितना सूखा हवा, जितना ड्राई एयर फ्लो कराओगे उतना ज्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। इस लिक्विड सरफेस पे जितना फ्लो ऑफ ड्राई एयर कराओगे इस लिक्विड सरफेस के ऊपर उतना ज्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन होगा। क्या करता है ड्राई एयर? ड्राई एयर क्या करता है, आपका एब्जॉर्ब करता है लिक्विड सरफेस को, लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है, सैचुरेट इनटू इट। गर्मी के टाइम में आपका क्या होता है कि तालाब उलाब के पानी के ऊपर आपका लू चलता है, गर्म हवा चलता है, ड्राई एयर चलता है, तो ड्राई एयर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ड्राई एयर हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द लिक्विड एंड सैचुरेट इनटू इट। if the rate of if the amount of flow of dry air is increases, then the rate of evaporation is automatically increases। जितना ज्यादा आपका ड्राई एयर फ्लो होगा उतना ज्यादा आपका इवापोरेशन आपका इंक्रीज होगा, ध्यान रखिएगा। तो ड्राई एयर का टेंडेंसी क्या होता है, ड्राई एयर हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर ऑफ लिक्विड सरफेस एंड सैचुरेट इनटू इट। जब तक ये सैचुरेट नहीं हो जाएगा तब तक वो एब्जॉर्ब करता है, तो जैसे जैसे एब्जॉर्ब करेगा क्या होगा, इवापोरेशन बढ़ेगा, इवापोरेशन बढ़ जाएगा और कन्वर्ट होगा आपका वाटर लिक्विड मॉलिक्यूल इनटू द वेपर मॉलिक्यूल। और ये सारा सरफेस से ही होता है। आया समझ, तो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है इवापोरेशन, ध्यान रखिएगा। आया समझ। अब मेरा क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन को हम चेंज क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ इवापोरेशन को देख लीजिएगा, REVP लिखे है शॉर्ट फॉर्म में, रेट ऑफ इवापोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन लिख लीजिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन, तो शॉर्ट फॉर्म में REVP लिखे हैं। ध्यान हो गया, समझ में आ गया इवापोरेशन क्या होता है, क्लियर है। इट इज अ स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस इनटू वेपर मॉलिक्यूल इज नोन एज इवापोरेशन। अब इवापोरेशन में एक दो और कंडीशन लिख लेंगे कि होता क्या है आपका इवापोरेशन के कंडीशन में। अगर हम देखें थोड़ा सा समझो आप, ठीक है, यहां पे क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, इफेक्ट्स क्या दिखा कि लेवल ऑफ वाटर, लेवल ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आफ्टर द इवापोरेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। आफ्टर द इवापोरेशन आपका लेवल ऑफ लिक्विड डिक्रीज हो जाएगा। और वेट ऑफ कंटेनर, वेट ऑफ जो कंटेनर है, वेट ऑफ कंटेनर जिसमें लिक्विड रखे हो वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर खुले बर्तन में पानी रख के आप अगर आप वो प्रोसेस को देख रहे हो तो लेवल भी चेंज हो जाएगा। ये लेवल अगर यहाँ है तो 1 घंटे के बाद लेवल हो सकता है मे बी यहाँ आ जाए, और अगर लेवल कम हुआ मतलब इसमें कुछ वाटर क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है, बाहर चला जा रहा है, एटमोस्फेयर में गायब हो जा रहा है, उड़ जा रहा है, तो इसका वेट भी ऑब्वियस है कि कंटेनर कम हो जाएगा क्योंकि वाटर गायब हो गया ना, कुछ वाटर मॉलिक्यूल। आया समझ में, क्लियर हो गया इवापोरेशन। अब अगर इवापोरेशन समझ में आ गया तो मेरे लिए आसान हो जाएगा वेपर प्रेशर समझाना, ठीक है। तो आगे बढ़े, मिटा दे इसको, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से क्योंकि इसी पिक्चर में हम बनाने वाले हैं। आप 2 पिक्चर बनाना, इवापोरेशन लिख के ये पिक्चर करके एक टॉपिक खत्म हो गया। अब इसी में हम आपको वेपर प्रेशर भी समझा देते हैं, तो कॉपी कर लीजिए जल्दी से, कर लिए कॉपी, देखिए आगे बढ़े। तो इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। इवापोरेशन खत्म हो गया, बट डायग्राम को हम नहीं मिटा रहे। आप चाहो तो नेक्स्ट टॉपिक वेपर प्रेशर देख के आप इस फिगर को फिर से बनाना इतना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस को हम अब ओपन कंटेनर पे नहीं, अब हम क्लोज कंटेनर पे करते हैं। तो इसको क्लोज कर देते हैं। इसको कहां पे कर रहे हैं हम लोग, क्लोज कंटेनर पे।
आप लोग 2 डायग्राम बनाना, इवापोरेशन के लिए अलग और वेपर प्रेशर के लिए अलग। अब हम क्या करते हैं कि इस प्रोसेस को आप क्लोज कंटेनर में करते हैं। ये मेरे लिए क्या है, क्लोज कंटेनर, दिस इज माय क्लोज कंटेनर। अब ये प्रोसेस को हम लोग क्लोज कंटेनर पे करते हैं, तब समझ में आएगा आपको इवापोरेशन। तो ये प्रोसेस तो वहां भी होगा क्लोज कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में भी इवापोरेशन होगा, पहले ही बता दिए। तो होगा क्या, आपका यहाँ पे वही चीज हो रहा है, बल्क मॉलिक्यूल वाला जो है स्टेबल मॉलिक्यूल है, क्योंकि बल्क मॉलिक्यूल में नेट फोर्स 0 लग रहा है, इसलिए बैलेंस मॉलिक्यूल है, स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो वो फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता है, चारों तरफ से आपका इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। बट जो सरफेस मॉलिक्यूल है जिसका नेट फोर्स 0 नहीं है, नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, अनस्टेबल है, क्यों, सरफेस मॉलिक्यूल पे कौन सा मॉलिक्यूल आएगा जिसका काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से अबव है, मतलब सरफेस मॉलिक्यूल का जो एनर्जी है बल्क मॉलिक्यूल से ज्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी देता है, मतलब अनस्टेबल है, थोड़ा स्टेबल होना चाहता है। तो इसका जो नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो इस नेट फोर्स को वो क्या करेगा, ये डाउनवर्ड फोर्स को ब्रेक करेगा। अगर थोड़ा सा भी इसको एनर्जी मिल जाए, तो एनर्जी कहां से मिलता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से, रूम टेम्परेचर से। तो जैसे ही थोड़ा एनर्जी बाहर से मिलता है, ये अपने डाउनवर्ड फोर्स को ब्रेक करता है, इस सरफेस मॉलिक्यूल को छोड़ के ये आपका लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ के वेपर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो वेपर मॉलिक्यूल यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, वेपर मॉलिक्यूल। ये मेरा क्या है, वेपर मॉलिक्यूल, दिस इज वेपर मॉलिक्यूल, ये मेरा वेपर मॉलिक्यूल है, वेपर मॉलिक्यूल बन गया। अब ये वेपर मॉलिक्यूल इस केस में क्या हो रहा है कि बाहर नहीं जा पा रहा है, लेवल कम हो रहा है, लेवल कम होगा थोड़ा, बट ये बाहर नहीं जा पा रहा। और वेट में, वेट जो है आफ्टर दी इवापोरेशन इन दिस कंडीशन, वेट ऑफ कंटेनर इस केस में क्या होने वाला है, वेट ऑफ कंटेनर कांस्टेंट रहने वाला है। क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। वेट ऑफ कंटेनर रिमेन क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। बट लेवल जो है, लेवल ऑफ वाटर जो है, लेवल ऑफ वाटर ही लेके चल रहे हैं, लेवल ऑफ वाटर जो है आपका ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट आफ्टर सम टाइम, बट आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम ये कांस्टेंट हो जाएगा। डिक्रीज तो करेगा, कुछ देर तक डिक्रीज करेगा, बट थोड़ी देर के बाद ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो ये कंडीशन कहां पे आ रहा है, ये कंडीशन आ रहा है जब आप क्लोज कंटेनर पे ये प्रोसेस देख रहे हो। तो लेवल, वेट तो कम होगा, वेट जो है नहीं सॉरी, वेट ऑफ कंटेनर कांस्टेंट रहेगा, बट लेवल ऑफ वाटर आपका थोड़ी देर में आपका कम तो होगा, बट आफ्टर सम टाइम ये लेवल भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब क्यों कांस्टेंट, आप समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये सरफेस मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल आपका कन्वर्ट हो जा रहा है वेपर मॉलिक्यूल में। अब ये वेपर मॉलिक्यूल बाहर तो निकल नहीं पा रहा है, बट वेपर मॉलिक्यूल अनस्टेबल है वहां पे, ये बाहर निकलना चाहता है। तो ये क्या करेगा, इस कंटेनर के वाल को बड़ा ही फोर्स से इसको क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्राइक करेगा। ये तो निकल नहीं पा रहा है, निकल नहीं पा रहा, स्ट्राइक करेगा। तो इसका काइनेटिक एनर्जी जैसे ही स्ट्राइक करेगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, इसका एनर्जी डाउन हो जाएगा। जैसे ही ये हाई वेलोसिटी से, हाई काइनेटिक एनर्जी से जब वाल को, वॉल ऑफ कंटेनर को जब स्ट्राइक करेगा, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी, जिस काइनेटिक एनर्जी से इसको स्ट्राइक किया था, कोलाइड किया था, उस तो निकल नहीं पाएगा, तोड़ तो पाएगा नहीं, तो वो कम हो जाएगा और वो अपना काइनेटिक एनर्जी को कम कर देगा और रिलीज कर देगा, जिसके कारण से ये कंडेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस भी हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में क्या स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस कंडीशन से क्या स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से लिखिएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इस डायरेक्शन से क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन से आपका इवापोरेशन हो रहा है, इवापोरेशन प्रोसेस हो रहा है। लिखिएगा ध्यान से, सारा पॉइंट लिखिएगा। इस डायरेक्शन से कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा और इस डायरेक्शन से इवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इवापोरेशन का जो रेट है, इवापोरेशन का रेट थ्रू आउट, जब तक इवापोरेशन हो रहा है उसका रेट कांस्टेंट होगा, बट रेट ऑफ जो कंडेंसेशन है, रेट ऑफ जो कंडेंसेशन होगा वो धीरे 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 टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। टाइम के साथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बोलो क्यों इंक्रीज करेगा टाइम के साथ, क्योंकि इनिशियली कितना ड्रॉप्स ऑफ वेपर बनेगा, कितने ड्रॉप्स ऑफ मॉलिक्यूल वेपर बनेगा, 1, फिर 2, फिर 4, फिर 10, फिर 12, इस तरह से वेपर मॉलिक्यूल बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल बढ़ेगा, तो उसी रेट के अकॉर्डिंग आपका कंडेंस भी तो होगा। स्टार्टिंग में अगर 1 वेपर बना है तो 1 वेपर मॉलिक्यूल कंडेंस करेगा, अगर 2 बना है तो 2 वेपर मॉलिक्यूल कंडेंस करेगा, अगर 4 मॉलिक्यूल बना है तो 4 मॉलिक्यूल वेपर कंडेंस करेगा, जितना इस सरफेस को स्ट्राइक करेगा।
तो धीरे धीरे आपका रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज करेगा, बट रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ध्यान से लिख लीजिएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन जो यहाँ पे लिख देते हैं, रेट ऑफ इवापोरेशन थ्रू आउट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों भाई, क्योंकि इसमें कोई चेंज थोड़ी हो रहा है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो वही है, सरफेस एरिया तो यही है, ठीक है। फ्लो ऑफ ड्राई एयर तो हो नहीं रहा है, फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द लिक्विड सरफेस तो हो नहीं रहा है, सरफेस एरिया यही है, टेम्परेचर यही है, नेचर ऑफ लिक्विड भी वही है, सेम है। तो आपका कोई चेंज नहीं कर रहे हो फैक्टर्स, तो रेट ऑफ इवापोरेशन तो कांस्टेंट रहेगा ना। बट रेट ऑफ कंडेंसेशन जैसे से टाइम ड्यूरिंग द टाइम प्रोग्रेस हो रहेगा, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज करेगा। मतलब जैसे जैसे रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज करेगा, मतलब ये सब सारा मॉलिक्यूल्स आपका रेट ऑफ कंडेंसेशन हो रहा है। इस साइड से रेट ऑफ कंडेंस हो रहा है, इधर से कंडेंसेशन हो रहा है, इधर से इवापोरेशन हो रहा है। अब आपका देखो थोड़ा समझो, यहाँ पे इवापोरेशन का लाइन जो है कांस्टेंट है, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और रेट ऑफ कंडेंसेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इनिशियली रेट ऑफ कंडेंसेशन 0 है, और इनिशियली आपका रेट ऑफ इवापोरेशन थ्रू आउट 0, जब से स्टार्ट हुआ इवापोरेशन और जब तक ये इवापोरेशन चलेगा वो हमेशा कांस्टेंट रेट से होगा। तो कांस्टेंट रेट से इवापोरेशन हो रहा है, रेट ऑफ कंडेंसेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक टाइम पे इसको क्या करेगा, टच करेगा, जहां पे टच करेगा वहां पे क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा। रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा। और इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जितना वेपर इस एम्प्टी स्पेस में बनाया हुआ है, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जितना वेपर बना हुआ है, वो वेपर जो इस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहा है, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जितना वेपर यहाँ पे जमा हुआ है, एक्युमुलेट हुआ है, वो वेपर जो इस ओवर द लिक्विड सरफेस पे प्रेशर लगा रहा है, या वॉल ऑफ द कंटेनर पे जो प्रेशर लगा रहा है, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द प्रेशर exerted by vapor form in condition of dynamic equilibrium, इसे क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। the pressure exerted by vapor form in condition of dynamic equilibrium over the surface of liquid is known as vapor pressure। और ये भी ध्यान रखना, एक बार डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया तो जितना अमाउंट यहाँ पे वेपर बन चुका है, ये थ्रू आउट सेम अमाउंट ऑफ वेपर यहाँ पे रहने वाला है। वो वेपर का जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होने वाला है। और ये इसमें अगर कोई भी आप डिस्टर्बेंस मत करो, ये प्रोसेस जिंदगी भर चलते रहेगा। अगर आप एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर छेड़ो मत, अब आप कंटेनर में आप कुछ भी छेड़ो मत, ठीक है, आप कोई होल नहीं होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये थ्रू आउट ये प्रोसेस चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, इधर से इवापोरेशन होते रहेगा। इवापोरेशन जो है, मान लो कि यहाँ पे आते ही आपका इवापोरेशन हो गया, मान लो इस लेवल पे यहाँ तक आ गया इवापोरेशन, जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम आया इस लेवल पे पहुंच गया, इस लेवल पे आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम पहुंच गया। इस कंडीशन पे आपका क्या हो गया, जैसे इस लेवल आया तो यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया। अब जैसे ही डायनेमिक इक्विलिब्रियम आया तो इस सिचुएशन पे, इस टाइम पे जिस रेट से इवापोरेट हो रहा है, सेम रेट से साइमल्टेनियसली कंडेंस भी हो रहा है। तो जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इवापोरेट हो रहा है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपका कंडेंस भी हो रहा है। तो क्या इसका लेवल चेंज होगा, एक टाइम के बाद इसका लेवल क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ वाटर आफ्टर सम टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर इस टाइम पे अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम मिला है, इसके बाद क्या होगा, एट द सेम टाइम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इवापोरेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंडेंस इज, जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपका इवापोरेट हुआ है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी कंडेंस्ड। तो जितना मॉलिक्यूल आपका इवापोरेट होगा उतना ही सेम मॉलिक्यूल आपका कंडेंस होगा। तो कोई भी लेवल में चेंज आएगा क्या यहाँ पे वेपर जो जमा हुआ वेपर में चेंज आएगा क्या, अमाउंट ऑफ वेपर कांस्टेंट हो जाएगा, और अमाउंट ऑफ वाटर जो बचा हुआ है वो भी सेम रहेगा, अमाउंट ऑफ वेपर भी सेम रहेगा, क्योंकि वो एट द सेम टाइम हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक साथ हो रहा है, थोड़ा भी गैप नहीं है। अब समझो इस चीज को, यहाँ पे जैसे मान लो t इक्वल टू 0 पे ये स्टार्ट हुआ है, t इक्वल टू 0 पे काम स्टार्ट हुआ है, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 टाइम पे, t इक्वल टू 0 टाइम पे आप समझो कि कितना है यहाँ पे, t इक्वल टू 0 टाइम पे क्या क्या है हमारे पास बताओ। t इक्वल टू 0 पे हमारे पास रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है।
अब याद रखना केमिकल इक्विलिब्रियम अगर पढ़े होंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम में याद रखना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का रहना बहुत जरूरी है। केवल सिंगल रिएक्टेंट कभी भी आपका इक्विलिब्रियम नहीं दे सकता है, केवल प्रोडक्ट कभी भी आपका इक्विलिब्रियम नहीं दे सकता है। मतलब कभी भी इक्विलिब्रियम होना है तो आपका रिएक्टेंट भी होना चाहिए और प्रोडक्ट भी होना चाहिए, और कंटेनर कैसा होना चाहिए, क्लोज कंटेनर होना चाहिए। ठीक है, तो रेट और दो प्रोसेस होता है इक्विलिब्रियम में, हमेशा कितना प्रोसेस होता है, दो। एक होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और एक होता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन जब इक्वल हो जाता है उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। और ये जिंदगी भर तक क्या होता है, कभी खत्म नहीं हो सकता है, कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, बशर्ते कंडीशन क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड ऑल द कंडीशन शुड बी रिमेन कांस्टेंट, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड जो है वो कांस्टेंट हो जाए तो उस कंडीशन पे आपका इक्विलिब्रियम अचीव होता है, और उस कंडीशन में रिएक्टेंट भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा। ध्यान रखिएगा, ये सब सारा इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा हिंट दे दिया, तो T इक्वल टू 0 पे आपका रिएक्टेंट होगा, और रिएक्टेंट क्या रहेगा, केवल केवल पानी रहेगा हमारे पास, वाटर, केवल केवल क्या रहेगा, वाटर। और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, प्रोडक्ट T इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा, 0। और आपका T इक्वल टू 0 पे रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा वो सबसे रेट ऑफ इवापोरेशन हो रहा होगा, और वो कांस्टेंट रेट से हो रहा होगा, कांस्टेंट रेट से हो रहा होगा। और रेट ऑफ कंडेंसेशन यहाँ पे क्या होगा, 0 बिल्कुल है समझ में। जैसे ही मान लो कि आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी इक्वल टू टी टाइम पे, टी मान लो कुछ आफ्टर टी टाइम पे, तो यहां पे आप रिएक्टेंट भी आ जाएगा और प्रोडक्ट भी आ जाएगा। टी इक्वल टू टी टाइम पे रिएक्टेंट भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा। रिएक्टेंट आपका कुछ वाटर भी बचा होगा कंटेनर में, और कुछ आपका वाटर वेपर भी बन गया होगा, वाटर वेपर भी बन गया होगा। आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन से कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन, वो कांस्टेंट रेट से चल रहा होगा। और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन से वो इंक्रीज कर रहा होगा। रेट ऑफ कंडेंसेशन थ्रू आउट क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। ये मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन है, रेट ऑफ इवापोरेशन। रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या है मेरा, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन है। अब मान लो T इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर ऐसा आता है जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, रिएक्टेंट पे आपका वाटर भी होगा और प्रोडक्ट पे आपका वाटर वेपर हो रहा होगा। जो प्रोडक्ट बन गया क्या बनेगा, वाटर वेपर। और इस कंडीशन पे क्या होगा कि रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्विलिब्रियम टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। और इस कंडीशन पे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, जितना वेपर इस एम्प्टी स्पेस ऑफ कंटेनर में जमा हुआ होगा, वही एम्प्टी स्पेस में जो वेपर है, वो जो वेपर है, वो वेपर जो प्रेशर लगा रहा है उस कंडीशन पे ही हम उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है वेपर प्रेशर का। तो वेपर प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर फॉर्म इन कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये बोलना भूलना नहीं है, इन कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर फॉर्म इन कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम ओवर द लिक्विड सरफेस इन क्लोज कंटेनर इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर इसका हम डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ते हैं।